अब हम अभी तक हमने क्या देखा था, सेल थ्योरी ना, कैसे कहाँ से सेल्स बने थे ना। अब हम सेल्स के शेप देखेंगे, जो हमारे सेल्स है उसके शेप्स कैसे बने हैं, ठीक है। अब देखो, पहले तो हमारी बॉडी में कई तरह के सेल्स होते हैं ना, आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हर तरह के सेल्स हमारी बॉडी में पाए जाते। तो हमारी आरबीसी होती है ना, वो हल्की ऐसी दिखती है। कैसा दिख रहा है ये? लक्स का साबुन, लक्स का साबुन ऐसा ही होता है ना, डब हो गया, लक्स हो गया, ऐसे तो बनता है। तो कैसे शेप में जा रहा है ये? साबुन की तरह पहुंच गया है। तो हमारी आरबीसी कैसी होती है? साबुन के शेप की ना, इस शेप की होती है। देखो डब, ये भी कैसा लग रहा है, गाय की पूंछ, देखो कैसा लग रहा है ना। हम लोग का बाल समझ लो, हल्का गाय की पूंछ जैसा, गाय की पूंछ ऊपर पतली, नीचे पतली, बीच में मोटी। देखो ऐसे दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये हल्की पूंछ की जैसी होती है, ठीक है। हमारा डब्ल्यूबीसी ऐसा होता है और आरबीसी ऐसा होता है। ये पता है शेप्स क्यों दिए गए हैं सेल्स के? पता है, ताकि हमारे सेल्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। वरना देखो, हमारा आरबीसी तो क्या कर दिया, हमारे ब्लड को रेड कर दिया ना। अब जब ब्लड को रेड कर दिया, तब तो डब्ल्यूबीसी का पता कैसे चलेगा? अब जब हमारे सारे सेल्स रेड हो गए हैं, तब डब्ल्यूबीसी का पता कैसे चलेगा? उसका पता लगाने के लिए इनका सबका शेप दिया गया है, ताकि अपने शेप से क्या हो, डिफर करें। और जब इनका अपना शेप दोनों का डिफरेंट रहेगा, तब तो विद इन अ सेकंड पता कर लेंगे कि हाँ ये डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, विद इन अ सेकंड पता कर लेंगे ना। लेकिन यही हमारे बैक्टीरिया में अलग होता है। बैक्टीरिया में कई सेल्स होते हैं, एक में एक ही सेल पाया जाएगा। बैक्टीरिया कैसा होता है? यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, लेकिन हर बैक्टीरिया में अलग अलग सेल पाया जाता है। बिकॉज ऑफ हमारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, कुछ बहुत स्मॉल, कुछ उससे थोड़े बड़े, कुछ उससे थोड़े बड़े ना। बैक्टीरिया की साइज हमेशा चेंज होती रहती है ना। बैक्टीरिया हमारे सेम नहीं होते हैं, कुछ एकदम छोटे से, कुछ छोटे से बड़े, कोई टेढ़ा है तो कोई सर्कल सर्कल है ना। हर बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं ना, तो इसीलिए उनके जो सेल्स होते हैं, उनको सेल्स को भी डिफरेंट होना पड़ेगा। अब देखो हमारा अमीबा कैसा होता है, हल्का ऐसा होता है ना, अमीबा में गोल सेल चला चला गया। लेकिन एक बैक्टीरिया पैरामेसियम, चप्पल वाला, सुने हो? हमारा जो पैरामेसियम होता है, ये चप्पल का शेप का होता है, ऊपर से पतला, नीचे से मोटा होता है। अब तो इसमें कैसा चाहिए हमें? इसमें तो लंबा चाहिए ना, इसलिए इसमें कौन सा आ जाता है? स्पाइरल, स्पिरल नहीं, स्पाइरल, ठीक है। स्पाइरल कॉपी यूज करते हो ना, स्पाइरल नोट्स बनाते हो नहीं, स्पाइरल नोट्स जैसा आ गया है, टेढ़ा मेरा होगा, ठीक है। अब देखो ये समझ आया, सेल शेप समझ आया। सबके सेल्स के शेप्स अलग अलग इसलिए होते हैं ताकि वो प्रॉपर्ली क्या हो, आइडेंटिफाई हो सके, कोई प्रॉब्लम उसमें ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तब तो हमें भी पता नहीं चलेगा कौन सा हमारा बैक्टीरिया है, कौन सा सेल है। जब हमें सेल्स के बारे में ही नहीं पता चला, हम सेल्स को जानेंगे कैसे? अगर हम जाने, अगर तुम्हारा एक छोटा बच्चा है, उसको हमने लिख दिया ये बेटा ए है, ये बेटा बी है, अब वो इसको ए बता दिया, इसको बी बता दिया, तब तो उसको पहले बताना पड़ेगा ना कि नहीं हमारा ये ही ए है, इसके अलावा ए नहीं होता। या तो हम इसको छोटे लेटर में लिख सकते हैं ऐसे, और इसको ऐसे ना, इसके अलावा और कोई ए बी नहीं होता है। तो उसको हम समझाते हैं ना, उंगली पकड़ के लिखना सिखाते हैं ना। उसी तरह हमारे सेल्स को भी अलग किया गया ताकि हम समझ पाए, वरना हम सारे सेल्स को क्या करेंगे, एक ही जैसा खिचड़ी बना देंगे ना, इसीलिए अलग किया गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया सेल थियरी डिपेंडिंग ऑन सेल शेप। अब दूसरा आता है टाइप्स ऑफ सेल डिपेंडिंग ऑन नंबर। अब देखो नंबर पे डिपेंड होता है। अब नंबर पे कैसे? अब देखो दो नंबर्स होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, मतलब एक ना रहे चाहे जितना रहे, चाहे एक दो रहे, चाहे 10 रहे, चाहे 1000 रहे, चाहे करोड़ रहे, उसको कोई मतलब नहीं। मतलब एक सेल ना, एक से ज्यादा चाहे जितने सेल्स हो, ठीक है। मतलब एक ना रहे, एक से ज्यादा हम जितने भी ले लें, ठीक है। देखो यूनिसेलुलर हमारा आता कहाँ से है? यूनि प्लस सेलुलर, यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल्स, ठीक है। सेम मल्टी में होता, मल्टी सेलुलर में मल्टी मीन्स मोर देन 2, सेलुलर मीन्स सेल। तो कोई तुमसे पूछे तुम्हारा यूनिसेलुलर बन कहाँ से रहा, तो बता सकते हो ना, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनि प्लस सेलुलर इज नोन एज यूनिसेलुलर, इन विच यूनि मीन्स 1 एंड सेलुलर मीन्स सेल। समझ आया? अब देखो जितने बैक्टीरिया रहेंगे तुम्हारे एटमॉस्फेयर में, जितने बैक्टीरिया सब क्या हैं, सारे बैक्टीरिया हमेशा यूनिसेलुलर में ही आएंगे।
मल्टी सेलुलर कोई बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर में कौन कौन आएगा? सारे लोग, जो हम लोग हैं, जो सारे ज्यादा काम करते हैं। बैक्टीरिया थोड़ा काम करते हैं, लेकिन ह्यूमंस ज्यादा काम करते हैं। अब देखो डिपेंड, अब आता है तुम्हारा स्ट्रक्चर भी डिपेंड। स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। अभी हम सबका स्ट्रक्चर सर्कल दे दें, मान लो तुम्हारा ये एनिमल सेल हो गया, ये प्लांट सेल हो गया, ये नंबर वाला हो गया, ये कोई दे दिए, सबका सर्कल दे दिए हैं, तो लड्डू बन गया। नाम लड्डू बांटने निकली है ना, 8 लड्डू हो गए, 4 लोग हो, 2 लड्डू खा लो। नहीं, हमको इनका स्ट्रक्चर भी डिपेंड करना पड़ता है। प्रो मतलब प्रो एंड यू देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे ना, वो फुल्ली डेवलप नहीं थे, उसमें चीजें थी लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन यूकैरियोटिक में वही चीजें क्या हुई, हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से डेवलप होना पड़ा। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, हर जगह पॉल्यूशन है। और पहले पॉल्यूशन था तो पहले तो जरूरत नहीं पड़ती, पहले बराबर सांस ले पाते थे, हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क करती थी ना। लेकिन अब प्रॉपर्ली वर्क, अब प्रॉब्लम हमें हो रही है ना, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे न्यूक्लियस को डेवलप होना पड़ा। पहले न्यूक्लियस था, देखो यहाँ पे एब्सेंट लिखा है मैंने, यहाँ प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस का मैंने एब्सेंट लिखा है। एब्सेंट इसलिए लिखा था क्योंकि था लेकिन कोई काम का नहीं था, एक नाम था। हाँ है, अब कोई चीज तुम्हारे पास हो, तुम इसका यूज ना करो, उसका मतलब क्या है, ना के बराबर ना, तो सेम इसमें यही था, मतलब था। हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे स्कूल की क्लास में, तो लिखना पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक्स क्या है, यूकैरियोटिक्स क्या है, उसमें ये थोड़ी पूछा जाता है कि जो नए वाले प्रोकैरियोटिक्स है उसमें ये डेवलप हो गया है। उसमें तुम्हें ऐसा पूछ देगा, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रो एंड यूकैरियोट्स। तब तुम्हें बताना पड़ेगा, जब डिफरेंशिएट तो तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा ना। हाँ, उस टाइम न्यूक्लियस नहीं थे, सेल ऑर्गेनेल्स प्रॉपर्ली नहीं थे, बिकॉज जरूरत ही नहीं पड़ती थी ना। लेकिन अब जरूरत पड़ती, देखो तो अब देखो हम आते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट। तो प्रो होते हैं वो पहले थे, ठीक है। प्रो मीन्स समझ आ रहा है, ओल्ड ना, ओल्ड, और यू मतलब न्यू। तो जो ओल्ड सेल्स है इसको हम प्रिमिटिव भी कह सकते हैं, प्रिमिटिव या ओल्ड। जो पहले के सेल्स थे उसमें उतनी जरूरत नहीं होती थी, बिकॉज उस टाइम हमारा नेचर कैसा था, पॉल्यूशन नहीं था, ग्रीन एनवायरनमेंट होता था ना, इको फ्रेंडली नेचर था ना। अब तो हर जगह क्या है, गंदगी है, फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज से पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन बढ़ रहा है। एयर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन, हर जगह तो पॉल्यूशन है। और जब इतने पॉल्यूशन तो प्रॉब्लम किससे होती है हमें, तो इतने सारे प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी बॉडी में कुछ चीजें क्या हुई, डेवलप्ड होने लगी। जब वो चीजें डेवलप्ड होती गई तो हमारी बॉडी को यूजफुल होने लगी। अब देखो प्रोकैरियोटिक में तुम्हारा जो प्रोकैरियोटिक की साइज थी पहले, ये यूएम नहीं है, ये माइक्रो है, ठीक है। क्या है, माइक्रोमीटर है, मतलब सेंटीमीटर का भी छोटा, नैनोमीटर का भी छोटा, बहुत छोटी साइज। देखो जो पहले की सेल साइज थी 1 to 10 माइक्रोमीटर्स होती थी, मतलब बहुत छोटा होता था। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसमें साइज क्या होती है सेल्स की, बहुत छोटी। उसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते थे। सेल ऑर्गेनल्स इसलिए नहीं होते थे बिकॉज उनका कोई काम उतना नहीं होता था। उस टाइम हमारे बॉडी में सेल्स था लेकिन सिर्फ एक नाम के लिए था, उसका उतना काम नहीं था। न्यूक्लियस भी था लेकिन सिर्फ और सिर्फ काम का था, मतलब नाम का था, कोई काम उसका नहीं था। देखो तो राइबोसोम, तुम्हें राइबोसोम पता कैसा होता है, राइबोसोम तुम्हारी सेल्स में पाया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको पढ़ाऊंगी, ठीक है, डिटेल टॉपिक है, ये बहुत लंबा जाएगा। अगर अभी इसको समझाने लगी ना तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए अभी ना समझो। बस इतना हमारे बॉडी में राइबोसोम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, सेल्स में होते हैं। अब देखो 70 टाइप और 80 टाइप। 70 मतलब ओल्ड, जो पहले उतनी जरूरत नहीं होती थी। 80 टाइप मतलब डेवलप्ड है। 70 इसमें जो डेवलप्ड नहीं थे, लेकिन 80 इसमें क्या हो गया, डेवलप्ड है, फुल्ली डेवलप्ड है, ठीक है। इसलिए 70 टाइप्स थे, 70 टाइप्स थे। लेकिन यूकैरियोटिक में देखो वही साइज बढ़ गई, 5 to 10 हो गई। मतलब अचानक से साइज क्या बनने लगी, पॉल्यूशन की वजह से मतलब सेल्स की साइज बढ़ने लगी। लेकिन फिर सेल ऑर्गेनल्स को भी काम में आना पड़ा, न्यूक्लियस को भी आना पड़ा, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, नेचर की वजह से इन सबको काम में आना पड़ा। अब देखो हमारा राइबोसोम है, ये 80 से अटैच्ड है, मतलब फुल्ली डेवलप्ड हो गया। और इसमें कोई डाउट है? हाँ, बड़ा होता है जो उसमें डीएनए वो बड़ा,
इससे कोई काम का नहीं है उस टाइम पे। डीएनए का मतलब डीएनए होता है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर तुम्हारा डीएनए एक ही चीज करता है जो तुम्हारे सेल्स को एक सेल से मैच करवाएगा। तुम्हारी सेल इनके सेल से मैच नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, बिकॉज जो तुम्हारे सेल में डीएनए है वो इनके सेल में डीएनए नहीं है। दोनों के सेल्स में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, ठीक है। ये हमारा डीएनए काम सिर्फ एक ही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का काम सिर्फ एक ही है। पेरेंट्स से हमको क्या करवाना, मैच। हमको पेरेंट्स से क्या करवाना, मैच। जो हमारे पेरेंट्स में डीएनए रहेगा वो हमारे डीएनए रहेगा। लेकिन ये नहीं अब तुम्हारे में जो डीएनए पापा मम्मी में डीएनए था वही डीएनए तुम्हारे दादा दादी में पहुंच गया। हाँ तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मी में जो डीएनए था उसका कॉम्बिनेशन हो तुम। तुम्हारे मम्मी पापा का डीएनए आपस में मिला है तब तुम बने हो। लेकिन हाँ तुम्हारे पापा का डीएनए दादा से आया, लेकिन मम्मी का डीएनए तो नानी नाना से आया ना, तो दोनों का डीएनए नहीं मिलेगा ना। इसलिए तुम्हारा डीएनए सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा से ही मिलता है, दादा दादी नाना नानी से नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। या तो मम्मी पापा से, या तो सिर्फ और सिर्फ जिससे तुम्हारा खून का रिश्ता है, या तो तुम्हारी भाई या तो तुम्हारा बहन, उसके अलावा किसी और से नहीं मिलता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड पता कैसे है, ऐसे ऐसे गुच्छे में लपेटा हुआ है, गुच्छे में लपेटा हुआ, जैसे अंगूर का गुच्छा समझ लो, लपेटा हुआ है। लेकिन उसको खोलते जाओगे, यहां से लेके वहां तक पहुंच जाओगे आराम से। तो ट्राई किया था किसी का डीएनए पहुंचा जाए ऊपर, लाओ तुमसे ट्राई कर, तुम्हारा डीएनए काटे जो कहे उसी शुरुआत किया जाए ना, डीएनए काटा जाए, ज्यादा कुछ नहीं। तुम तो निपट जाओगे ऊपर और हम लोग पहुंच जाएंगे जेल के अंदर। तो डीएनए कट नहीं कर सकता। देखो डीएनए, देखो दो और किसी का डीएनए मैच करवाना हो ना तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जल्दी से डीएनए मैच नहीं होता है। तो पोस्टमार्टम होता है, जल्दी से पता नहीं चलता किसके, मान लो कोई एक्सीडेंट में मर गया, उसका आता पता नहीं है, उसके घर वाला, हाँ वो हाँ जो हमदा में प्लेन क्रैश हुआ था उसमें तो किसी के सही से बॉडी पार्ट्स नहीं मिल रहे थे ना, तो इंसान का डीएनए निकाला जा रहा था। उस डीएनए से उनके फैमिली वालों के बारे में पता किया जा रहा था। बहुत लंबा प्रोसेस है, पता चला किसका बेटा कौन है। जिसकी तो बॉडी फेस था रिकॉग्नाइज हो जाता, लेकिन जिसका फेस नहीं रिकॉग्नाइज हो पा रहा था उसको कम से कम 10 दिन बाद पता चला कि हाँ उसका बेटा है। मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होता है डीएनए। और डीएनए करवाने के लिए मैच हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहां से परमिशन लोगे तभी तुम्हारे डॉक्टर करेंगे। और अगर डॉक्टर चोरी से कर दिए उनकी डिग्री खत्म, ऐसा होता है। मतलब उस चीज को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो समझ आया, कोई डाउट है इसमें?